ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। बृहत् जातक ग्रंथ का ग्रह योनि प्रभेद अध्याय नामक यह द्वितीय अध्याय का प्रक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी द्वितीय अध्याय के प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। 18वें श्लोक तक पूर्व के पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का पाठ 19वें श्लोक से है। यद्यपि 19वें श्लोक से है, किंतु फिर भी हमारा यह प्रक्रिया रहा है कि पूर्व के पाठ को भी हम थोड़ा सा स्मरण करते हुए चलते हैं। जो अष्टादश श्लोक में नैसर्गिक मित्रामित्र और तात्कालिक को लेकर के जो एक पंचधा मैत्री चक्र को बनाया था, पंचधा मैत्री जिसको कहा जाता है, जिसको हमने कल पढ़ा था, उसको थोड़ा सा स्मरण करते हुए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय का यह 18वां श्लोक था कल के पाठ में, तो उसको स्मरण करते हुए आज के पाठ 19वें श्लोक से हम बढ़ेंगे। शार्दूल विक्रीडित छंद में जो श्लोक था उसकी ओर हम बढ़ते हैं। आप लोगों के समक्ष में स्क्रीन में श्लोक दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखेंगे उसको और साथ में उच्चारण भी करेंगे। स्क्रीन में सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा श्लोक। अन्योन्यस्य धनव्ययाय सहज व्यापार बंधुस्थिताः तत्काले सुहृद सुतुंग भवनेऽप्येकैरयस्तुन्यथा द्वेकान्मुक्तभपान् सुहृत् समरिपुन् संचिन्त्य नैसर्गिकाम् तत्काले च पुनस्तु तान् अधिसुरन् मित्रादिभिः कल्पयेत्। इसमें पंचधा मैत्री के निमित्त स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं आचार्य वराह मिहिर इस अष्टादश श्लोक में। अन्योन्य से मतलब परस्पर, प्रत्येक ग्रह से, धन व्यय आय सहज व्यापार बंधु स्थिता तत्काले सुहृदः, तात्कालिक मित्र होते हैं। पहले तो यहाँ तात्कालिक मित्र के बारे में बता रहे हैं। आधा श्लोक में कह रहे हैं कि धन स्थान में, जिस ग्रह के धन स्थान में, जिस ग्रह से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो तो वह तात्कालिक मित्र होगा उस ग्रह का। वो तात्कालिक कुंडली में ध्यान रखना, ये नैसर्गिक मित्र के निमित्त नहीं, तात्कालिक मित्र के निमित्त। प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली, इन सब में आप देख करके निर्धारण कर सकते हैं। तो कल हमने प्रैक्टिकल भी इसको समझा था। कल का पाठ सुनेंगे जिनको विशेष ज्ञान करना हो। हम केवल साधारण अर्थ की ओर अन्वेषण करते हुए आज के पाठ की ओर बढ़ेंगे। अन्योन्य से परस्पर में, जिस ग्रह के साथ में तात्कालिक शत्रु मित्रादि देखना हो तो उस ग्रह से देखना है। वह ग्रह जहां बैठा हुआ है जिस भाव में, वहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे आप लोग। उससे धन मतलब द्वितीय स्थान में, व्यय द्वादश स्थान में, व्यय आय एकादश स्थान में, सहज तृतीय स्थान में, व्यापार दशम स्थान में, बंधु चतुर्थ स्थान में स्थिता ग्रह, जितने भी ग्रह, जो भी ग्रह स्थित होंगे कुंडली में, तो वे तत्कालिक सुहृद कहलाएंगे, तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। अपिच एके, और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, स्वतुंग भवने, अपने उच्च स्थान में कोई ग्रह जाके बैठा हुआ है तो वह भी उसका मित्र है। किंतु यह मत इन सत्याचार्य को अभिमत नहीं है। यह मत
जो है यवन जातक अर्थात यवनाचार्य इत्यादि को विपरीत है, इसलिए उसको नहीं ग्रहण करेंगे आप लोग। किंतु वैकल्पिक तौर पर उनका मत को जाने ही रहेंगे तो अच्छा है। कह रहे हैं स्वतुंग भवनी पिए कि कुछ लोग अपने उच्च स्थान वाले को भी जो है मतलब जिस ग्रह का जो उच्च स्थान है उसमें बैठे हुए ग्रह को भी वह मित्र समझता है, ऐसा तात्कालिक मित्र के निमित्त बता रहे हैं। किंतु आप लोग द्वितीय तृतीय चतुर्थ और 10वें एकादश द्वादश भाव में स्थित ग्रहों को मित्र के रूप में लेंगे, क्योंकि यही मत सत्याचार्य को अभिमत है और इसी मत के पक्षधर हैं आचार्य वराहमिहिर। इसलिए इन्होंने एक एक कह करके संबोधन किया। और अरयस्तु तू, परंतु इसके जो अतिरिक्त हैं अन्यथा अरयः, इसके अतिरिक्त जितने भी, जैसे जिस ग्रह के साथ में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो उसका शत्रु कहलाएगा तात्कालिक। और बाकी पंचम भाव में मतलब जिस ग्रह से गिनने पर पंचम में, छठे में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, इन 6 स्थानों पर जो स्थित ग्रह हैं वे सब अरयः भवन्ति, वे सब शत्रवः सन्ति, वे तात्कालिक शत्रु होते हैं, ये बता दिया था। फिर आगे नैसर्गिक और तात्कालिक शत्रु मित्रादि को लेकर के पंचधा मैत्री को बताया था। द्वेगानुभक्त भपान, द्वि दोनों तरफ यदि दोनों तरफ यदि मित्र हो, और एका एक तरफ मित्र हो एक तरफ शत्रु हो, द्वि एक दोनों तरफ कहा गया है ना, तो दोनों तरफ को लेकर के एका एक तरफ, अनुक्त भपान अनुक्त ग्रह को, जो ग्रह उक्त हैं दोनों तरफ कहे गए हैं, जो दोनों तरफ नहीं है एक तरफ कहे गए हैं, और जो अनुक्त भपान जिनको कहीं नहीं कहा गया है, ऐसे इन ग्रहों को भपान मतलब ग्रहों को लेकर के, उन अधिपतियों को लेकर के, भावाधिपतियों को लेकर के, उन ग्रहों को लेकर के सुहृद सम और रिपु ऐसा विचार करेंगे आप लोग। कौन मित्र है किसका, तात्कालिक को भी देखेंगे दोनों तरफ, ठीक है। और कहीं तात्कालिक दोनों तरफ मित्र हैं कि एक तरफाई मित्र है कि बिल्कुल ही जो है शत्रु और मित्र हैं, तो वो सम के कैटेगरी में आएगा। इस तरह से संचिंतित विचार करके नैसर्गिकाम और तत्काल, नैसर्गिक और तात्काल इन दोनों को विचार करके पुनः बार बार तान उन सबको अधिमित्र सुहृदादि भी कल्पयेत। अधिमित्र, अधिसुहृद का मतलब है अधिमित्र, और मित्र केवल साधारण मित्र, इत्यादि भी का मतलब है इत्यादि जो है भेद पूर्वक इसका कल्पना करेंगे आप लोग। दोनों तरफ यदि मित्र मित्र होगा तो अधिमित्र, दोनों तरफ शत्रु शत्रु होगा तो अधिशत्रु, एक तरफ मित्र एक तरफ शत्रु होगा तो सम समझेंगे, एक तरफ सम एक तरफ मित्र होगा तो केवल मित्र कहलाएगा, एक तरफ सम और एक तरफ शत्रु होगा तो दूसरी तरफ शत्रु होगा तो सम शत्रु शत्रु, सम मित्र मित्र, शत्रु मित्र सम, ठीक है ना। और मित्र मित्र अधिमित्र, शत्रु शत्रु अधिशत्रु, इस तरह से आप लोग लगाएंगे। ये हो चुका है कल के पाठ में। तो आज के पाठ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ये तो कल का ही पाठ था। अब आज के पाठ की ओर यहाँ पर देखिए एक बात और बता देते हैं थोड़ा सा भूमिका के रूप में। बहुत सारे ग्रहों का हम जब कुंडली देखते हैं तो भाई कौन सा ग्रह किस समय जो है घटना घटित कराएगा, जब तक आप बलाबल का ये जो आगे आने वाले हैं 19वें 20वें 21वें श्लोक, और इसी के साथ में शायद अध्याय का समापन भी हो जाएगा द्वितीय अध्याय का, तो इन तीन श्लोकों में जो आगे आने वाले श्लोकों में अनेक प्रकार के बलों का जो है निरूपण किया गया है। स्थान बल, दिग्बल, चेष्टा बल, काल बल, नैसर्गिक बल, इस प्रकार से बहुत सारे 5-6 प्रकार के जो बल हैं, स्वाभाविक रूप से विशेष तो 5 बल हैं। तो इन सब बलों के बारे में निरूपण किया है आचार्य ने। तो ये सब बलों को अगर आप अच्छे से जाने रहेंगे तो आप लोगों को जो है मालूम पड़ेगा कि कौन सा ग्रह अधिक बली है और कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान होकर के उस फल को जो है प्रदान करेगा। बलाबल का विचार इसी को बोला जाता है। कुंडली में जब तक आप बलाबल के विचार में समर्थ नहीं होंगे तब तक आप सटीक फलित करने में समर्थशाली कतई नहीं होंगे। इसलिए यह जो आज का पाठ है एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप गंभीरता से इसको सुनेंगे और एक एक शब्द को बिल्कुल मंत्रवत सुन करके इसको बिल्कुल अधिगत करेंगे। कदाचित समझ में नहीं आया तो फिर आप हमको पूछ सकते हैं, या यूट्यूब में आने पर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप डाल करके प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न डाल सकते हैं, आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब इस श्लोक की ओर, आज के पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, श्लोक भी आएगा। दोधक छंद में यह श्लोक
प्रस्तुत है इस श्लोक में स्थान बल और दिग्बल के बारे में निरूपण कर रहे हैं आचार्य। दो प्रकार के बलों का इस 19वें श्लोक में निरूपण हुआ है। स्वच्छ सुहृत स्वत्रिकोण नवांशैः स्थान बलम स्वगृहोपगतैश्च दिक्षु बुधांगिरसौरविभौमौ सूर्यसुतः शीतकरौ च। स्वच्छ सुहृत् स्वत्रिकोण नवांशैः स्थानबलं स्वगृहोपगतैश्च दिक्षु बुधांगिरसौरविभौमौ सूर्यसुतः शीतकरौ च। तो स्वच्छ जो ग्रह अपने उच्च स्थान में बैठा हुआ है तो उसको स्थान बली होता है, ध्यान रखना। और सुहृत मित्र के घर में गया हुआ भी ग्रह वह सुहृत होता है तात्कालिक रूप से। और स्वत्रिकोण अपने त्रिकोण राशि में गया हुआ है, मूल त्रिकोण राशि जिसको आप लोग जान चुके हैं, अन्यथा नहीं जाने होंगे तो आप लोग बिल्कुल पुराना वीडियो वगैरह फिर पुराना ऑडियो वगैरह सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल में उपस्थित है, उसको सुन सकते हैं और उससे ज्ञात कर सकते हैं। स्वत्रिकोण प्रत्येक ग्रह का अपना अपना मूल त्रिकोण राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि में जाने से भी ग्रह बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, उनको स्थान बल प्राप्त हो जाता है। और नवांश ही अपने अपने नवांश में स्थित हैं, स्व नवांश में स्थित होना चाहिए ग्रह, तब भी स्थान बल उसको प्राप्त होता है। स्व नवांश में स्थित का मतलब है कि भाई नवांश कुंडली में स्वगृही हो जाए। अगर लग्न कुंडली में स्वगृही न भी हो किंतु यदि कोई ग्रह जाकर के नवांश कुंडली में यदि स्वगृही हो जाए तो उसको बोलेंगे स्व नवांश स्थित। स्व नवांश में स्थित ग्रह भी बलवान होता है। और स्थान बलम अपने स्थान में बैठा हुआ हो तब तो बलवान होगा ही स्वगृही होने पर। तो इस तरह से स्थान बलम स्थान बली कहा जाता है। स्वगृही हो उपगतैश्च अपने घर में गया हुआ हो तब भी उसको स्थान बली कहा जाता है। स्थान बल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अपने मूल त्रिकोण राशि में गया हुआ ग्रह बली होता है स्थान बली, मित्र के घर में गया हुआ भी बली होता है, अपने उच्च स्थान में बैठा हुआ भी या नवांश कुंडली में स्वगृही ग्रह भी बलवान होता है। और स्वगृही ग्रह तो बलवान होता ही होता है, ठीक है। इस तरह से स्थान बली का निर्धारण हो गया है। अब स्थान बली के बाद में आ रहा है दूसरा बल है दिग्बल। प्रत्येक दिशाओं के एक एक ग्रह अधिपति हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब पूर्वादि दिशाओं के जो है दिक्पति हैं, दिशाओं के अधिपति हैं सूर्यादि ग्रह, ठीक है। तो एक श्लोक आया हुआ है अन्य ग्रंथ में, रवि शुक्रो मही सूनु स्वर भानुर्भानुजो विदु बुधो बृहस्पतिश्चैते च एते चैते दिशा मीसा तथा ग्रह। इन दिशाओं के ये स्वामी ग्रह हैं। यद्यपि यहाँ अन्य श्लोक एक आ चुका है पूर्व में दिक् स्वामी कह करके, किंतु फिर भी ये बड़ा छोटा सा और सरल श्लोक है। आप लोग को स्क्रीन में दिखाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ तो अभी उपस्थित नहीं है, यूट्यूब में आपको बताएंगे, यूट्यूब में आप लोग स्क्रीन में देखेंगे श्लोक को। ये पूर्वादि दिशाओं के अधिपति ग्रह हैं, पूर्वादि दिशाओं के स्वामी हैं। तो कुंडली में जो लग्न भाव होता है वह पूर्व दिशा होता है, ध्यान रखिएगा। और दशम भाव जो होता है वह दक्षिण दिशा होता है, ध्यान रखिएगा। और सप्तम भाव पश्चिम दिशा होगा। और बिल्कुल यह जो चतुर्थ भाव है वह उत्तर दिशा। इसलिए जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य यदि लग्न में बैठा हुआ है किसी भी राशि का होकर के, तो जरूर समझना वो सूर्योदय के समय में आसपास में उसका जन्म हुआ है। दसवें स्थान में यदि सूर्य बैठा हुआ है किसी भी राशि का होकर के, तो बिल्कुल मध्याह्न के समय में दिन के मध्य भाग में उसका जन्म हुआ है। और इसलिए उसका नाम नव भाव भी है, अंतरिक्ष भाव भी है दसम भाव का नाम, ठीक है। और संध्या के समय में जन्म हुआ रहेगा उसका, थोड़ा सा सूर्योदय के आगे पीछे, थोड़ा सा सप्तम भवन में यदि सूर्य हो किसी भी राशि का होकर के तो और दसम चतुर्थ में यदि सूर्य हो तो वो बिल्कुल मध्य रात्रि का उसका जन्म होगा। और सूर्य जिस अंक में सौरमान से, जैसे नहीं संक्रांत होता है, रवि संक्रांति से सौरमास प्रारंभ होता है,
रवि संक्रांत होते ही वैशाख महीना प्रारंभ होगा। हाँ, वृष संक्रांत होते ही ज्येष्ठ महीना प्रारंभ होगा, जेठ एक गते। नेपाल में जो चलता है वह सौरमान के क्रम से चलता है, वहां पर विक्रम संवत चलता है, और विक्रम संवत के साथ साथ वहां पर एक गते, दो गते, इस तरह से चलता है, दुई गते। ठीक है, तो वहां पर तो कोई आपत्ति नहीं है, वहां पर कोई आपत्ति नहीं है कौन सा महीना कब आया, इस तरह से तो वहां तो स्पष्ट हो जाएगा। किंतु अन्य लोगों के ज्ञान के निमित्त भी यहाँ बता दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो है निर्धारण करेंगे कौन से समय में बालक का जन्म हुआ है, जातक का जन्म हुआ है। तो पूर्व आदि दिशाओं को इस तरह से हम लोग जान पाए अभी। अब प्रत्येक दिशा का जो अधिपति होगा उस दिशा में बैठ जाए तो स्वाभाविक रूप से बलि होना चाहिए, किंतु यहाँ थोड़ा सा प्रक्रम भेद है, क्योंकि सूर्य को बैठना चाहिए पूर्व में, वह बलि भी होता है, होना चाहिए, किंतु सूर्य का लग्न में बैठना अच्छा नहीं है। लग्न स्थितो दिनकर कुरुतिंग पीड़ा, अंग में पीड़ा इत्यादि करेगा, यद्यपि स्थान बल उसको प्राप्त होता है, किंतु यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं वहां पर सूर्य बलवान नहीं होता है। सूर्य जो होता है यदि दक्षिण दिशा में चला जाए तो बलवान होगा, भौम के साथ में। दिक्षु बुधांगी रसौ रवि भौमौ सूर्य सुतः सित शित करौ च। यहाँ कह रहे दिक्षु दिशाओं में ये बलवान होते हैं, अर्थात ये इन दिशाओं में जो है बलवान होते हैं। किन किन दिशाओं में तो कह रहे हैं प्राच्याद्यासु चतस्त्रिषु दिक्षु क्रमाद बुधादयो बलिनो भवन्ति। कह रहे हैं पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में बुधांगी रसो, अपने से आगे चले जाएं तो बलवान होंगे। देखो बुध जो है उत्तर दिशा में उसको बलवान होना चाहिए था, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में शुक्र को होना चाहिए तो बृहस्पति को होना चाहिए था, क्योंकि बुध और गुरु जो है ये बलवान होते थे। लेकिन इससे आगे बढ़ करके वे लोग पूर्व में चले जाएं तो बुध और गुरु बृहस्पति दोनों पूर्व में चले जाएं तो दोनों बलवान होते हैं। और सूर्य जो है वह अपने मंगल के पास में, क्योंकि मंगल दक्षिण दिशा का अधिपति है, तो दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दोनों बलवान होते हैं, अर्थात दक्षिण दिशा का मतलब है दशम भाव में। गुरु बृहस्पति और बुध लग्नगत हो तो बलवान होंगे, ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं दिग्बल। गुरु बृहस्पति और बुध यदि लग्न में हो जाएं तो लग्नगत हो जाएं तो बलवान होंगे, आगे जाने पर बलवान होते हैं, ध्यान रखिएगा, पीछे जाने पर नहीं, आगे। और बिल्कुल अपोजिट साइड में चले जाएं तो फिर बलहीन कहलाएंगे। जैसे गुरु और बुध यदि दशम भाव में चले जाएं तो वे उनको दिग्बल बिल्कुल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, सूर्य इसी तरह से सूर्य सप्तम में हो जाए, मंगल चतुर्थ में हो जाए तो उनको दिग्बल बिल्कुल 0 प्राप्त होगा। मतलब जिस दिशा का यह अधिपति ग्रह है उसके मध्य दिशा तक तो वो बलवान होगा। ठीक है, जैसे बुध जो है उत्तर दिशा का अधिपति था, पूर्व तक ये उसका मध्य दिशा हो गया, अगर सीधे दक्षिण में चला जाए तो वो बिल्कुल निर्बली कहलाएगा, दिग्बल से शून्य हो जाएगा। आप लोगों के समक्ष में एक कुंडली उपस्थित है इस श्लोक को स्पष्ट करने के निमित्त, अर्ध श्लोक को स्पष्ट करने के निमित्त। दिक्षु इन दिशाओं में जो है पूर्वादि दिशाओं में ये ग्रह बलवान होते। बुधांगिरस अर्थात बुध और आंगिरस मतलब बृहस्पति दोनों पूर्व में बलवान, रवि भौम यह दक्षिण दिशा में बलवान, रवि और भौम। सूर्य सुतः शनिश्चर केवल एकमात्र ऐसा है वह पश्चिम दिशा का अधिपति होकर के पश्चिम दिशा में ही बलवान होगा। ठीक है, अन्यत्र नहीं। और यदि बिल्कुल लग्नगत शनिश्चर हो जाए तो बिल्कुल उसको दिग्बल शून्य कहलाएगा वह। और सीत शीत करो, सीत दंत्य सकार वाला सीत जो है वह शुक्र है। शुक्र जो होता है वह यद्यपि अन्य दिशा का वो क्या है, स्वामी है, बिल्कुल आग्नेय कोण का स्वामी है, बिल्कुल आग्नेय कोण का स्वामी है, बिल्कुल अपोजिट दिशा में थोड़ा सा बच गया है, बिल्कुल अपने अपोजिट में जाने से थोड़ा सा बच गया है। उसका बिल्कुल अपोजिट तो पंचम भवन होता था। ठीक है, पंचम या षष्ठ भवन जो है उसके लिए बिल्कुल अपोजिट दिग्बल शून्य कहलाता था, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भवन में चले जाने पर उसको दिग्बली कहा जाएगा। उसके साथ साथ चंद्रमा भी दिग्बली है, क्योंकि चंद्रमा तो वैसे भी वायव्य कोण का अधिपति है। ठीक है, वायव्य कोण का स्वामी है। तो यहाँ इन दिशाओं में जाने पर, इन दिशाओं में अर्थात इन भावों में जाने पर ग्रह बलवान होते हैं। फिर एक बार सुनिएगा, दिग्बल के निमित्त बुध और आंगिरस पूर्व में बलवान होते हैं, अर्थात लग्नगत होने पर। रवि और भौम दशम भावगत होने पर बलवान होते हैं। सूर्य सुत शनिश्चर सप्तम भावगत होने पर बलवान होगा, उसको दिग्बल प्राप्त होगा। और शीत शुक्र और शीत किरण वाला चंद्रमा यह उत्तर दिशा में अर्थात
चतुर्थ भवनगत होने पर बलवान होंगे ये दोनों ग्रह। इस तरह से दिग्बल के बारे में निरूपण हो गया। ठीक है, इस एक ही श्लोक से हमने दिग्बल और स्थान बल को समझा। दोधक संध में यह श्लोक था। अब आगे 20वें श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। 20वें श्लोक की ओर यहाँ हम बढ़ रहे हैं। इस 20वें श्लोक में चेष्टा बल के बारे में निरूपण किया गया है, ग्रह का चेष्टा बल। ठीक है, मतलब किस प्रकार का उसका एक चेष्टा का मतलब है उसकी एक्टिविटी कैसा जो है उसका एक्टिविटी रहने पर वो बलवान होगा। मतलब किस प्रकार के कार्य करने पर ग्रह बलवान होते हैं। ग्रह मतलब अपने एक्टिव अवस्था में किस प्रकार के एक्टिव अवस्था में रहे हुए ग्रह बलवान होंगे, इसको अगर जानना हो तो यहाँ पर यह चेष्टा बल उसी से संबंधित है। दोधक संध में यह भी प्रस्तुत है। 20वां नंबर का श्लोक ध्यान से श्रवण करिएगा। उदगयने रविशीतमयूखौ वक्र समागमगाः परिशेषाः विपुलकरायुधि संस्थाः चेष्टित वीर्ययुता परिकल्प्याः। उदगयने, फिर एक बार, उदगयने रविशीतमयूखौ वक्र समागमगाः परिशेषाः विपुलकरायुधि संस्थाः चेष्टित वीर्ययुता परिकल्प्याः। करें उदगयने अर्थात उत्तरायणे। उदगयन का मतलब है उत्तरायण। उत्तरायण में रवि शीतमयूखौ, रवि और शीतमयूखौ। मयूख किसको बोलते हैं? किरण को ना, ग्रह अर्थात सूर्य चंद्रमसौ शीतमयूख अर्थात शीत किरण। तो रवि और शीत किरण अर्थात चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा यह उत्तरायण में चेष्टा बल से युक्त होंगे। जिसका उत्तरायण में जन्म हुआ होगा स्वतः उसका जो है चंद्रमा और सूर्य मजबूत रहेंगे, उसको चेष्टा बल ये कहेंगे। चेष्टा बल प्राप्त है उत्तरायण में जिसका जन्म होगा, क्योंकि उत्तरायण के में बलवान होते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई घटना घटाना हो और सूर्य चंद्र का चल रहा हो तो वो ये दोनों प्राय उत्तरायण में घटना घटा देंगे। ठीक है, अगर मार्गेश बन करके मारना होगा सूर्य चंद्रमा को, ठीक है ना, चंद्रमा होगा तो पानी में, पानी के कारण से या जलोदर जल से संबंधित रोगों के कारण से, सूर्य होगा तो उससे अपने से रिलेटेड, ठीक है ना, तो अपने अपने से रिलेटेड धातुओं में विकार करके इनको अगर मारना होगा तो ये उत्तरायण में ही मारेंगे, या कोई घटना घटाना होगा उत्तरायण में ही करेंगे। इसलिए यहाँ पर चेष्टा बली कहा गया है। उत्तरायण में विशेष करके एक्टिव रहते हैं एकदम। कौन बलवान होते हैं? कौन? चंद्रमा और सूर्य। वक्र समागमगा परिशेषा, बाकी बचे हुए, परिशेषा का मतलब है बचे हुए जितने भी ग्रह हैं, जब वक्र समागमगा, परिशेषा का मतलब है बुध, भौम बुध गुरु शीत सौरा वक्रगा विपरीत गतयो बल बलिनो भवन्ति, विपरीत गति से युक्त हो जाएं। वक्र का मतलब होता है उल्टे गति से चलना। वस्तुतः उल्टे, वक्र का मतलब होता है उल्टे। हम लोग उल्टे गति से चलना का मतलब है जैसे राहु और केतु हमेशा बलवान होते हैं, ध्यान रखना, और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं। सूर्य और, एक बार द्वारा आप लोग नोट करिएगा, एकदम मन मस्तिष्क में इसको नोट करिएगा, सूर्य और चंद्रमा दोनों हमेशा सदैव क्या होते हैं? मार्गी होते हैं। राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं। इसलिए ग्रह स्पष्ट आप देखते रहिए तो वहां पर उनकी गति में क्या होता है? कम होता है। जैसे मेष से वे लोग मीन की ओर जाएंगे, मीन से फिर मकर में, कुंभ में, फिर कुंभ से मकर में। इस तरह से राहु केतु घूमते रहते हैं उल्टे क्रम से, किंतु अन्य ग्रह जो है आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब मेष से वृष, वृष से मिथुन, इस तरह से उनका अंशादि का क्रम बढ़ना रहता है, बढ़ने में रहता है, वृद्धि के क्रम में रहता है। लेकिन यहाँ पर उल्टे क्रम होने का मतलब है वो घटते क्रम में रहता है, बढ़ते क्रम में नहीं रहेगा वक्र होने पर। वस्तुतः वक्री होने का मतलब है उल्टे गति से चलना, किंतु यहाँ आचार्यों ने कहा है वो उल्टे गति से चलता नहीं, अभी तो चलता तो है सीधे गति से ही, किंतु इतना स्पीड चलता है कि उसका जो वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन, उसका जो एक होता है ना, वो ऐसा धार होता है जैसे कोई फैन आपने देखा होगा, जब बहुत स्पीड चलता है
तो लगता है वो उल्टी तरफ घूम रहा है, लगता है कि नहीं। इसी तरह से आप लोग बिल्कुल गाड़ी में बैठ करके दौड़ से जब जा रहे हैं तो लगता है गाड़ी नहीं चल रहा है, अभी तो बिल्कुल पेड़ पौधे ही चल के जा रहे हैं, उल्टे गति, उल्टा लगता है बिल्कुल क्रम। तो ऐसे ही ग्रहों का जब स्पीड, गति जब बहुत स्पीड हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, तो गति के बढ़ने से ही ग्रहों में वक्रपन आ जाता है। और यह वक्रपन कब आता है? सूर्य के परिधि में आने पर। प्रत्येक के निमित्त अलग अलग अंश आदि का मापन किया गया है। किसी के निमित्त 5, 10 इत्यादि का मापन किया गया है, 5-10 डिग्री के 7 डिग्री इस तरह से प्रत्येक ग्रहों के निमित्त बताया है। तो भौम आदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिश्चर, ये ग्रह जो है सूर्य के रश्मि के समक्ष में आने पर, टकराने पर उसके तेज से हतप्रभ होकर के भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो ये ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रह इस तरह से वक्री हो जाते हैं। तो ये 5 ग्रह, बाकी जो है वो तो दोनों छाया ग्रह हैं, इसलिए हमेशा वक्री चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके शेष सब के सब वक्री और मार्गी होते रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं वक्र समास, वक्र समागमगाह परिशेषा। वक्री ग्रह भी बलवान होते हैं, ध्यान रखना। सूर्य के साथ में यदि कोई चला जाए ग्रह तो वो अस्त होता है, ध्यान रखना, दग्ध कहलाता है, अस्त कहलाता है उसको। किंतु वे ही भौमादि ग्रह, भौमादि ग्रह मतलब मंगल आदि ग्रह, 5 ग्रह जो हैं, यही यदि चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हों, ध्यान रखना, तो उसको बोलेंगे समागम से युक्त ग्रह है। ठीक है, समागम को प्राप्त हुआ ग्रह है। तो सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बलवान, शेष मंगल आदि जितने भी 5 ग्रह हैं वे सब के सब वक्र होने पर बलवान होंगे, चेष्टा बली होंगे। और इतना ही नहीं, समागम से युक्त हो, समागम से युक्त के तात्पर्य है सूर्य से युक्त नहीं, चंद्रमा से युक्त होने पर समागमगाः युधि संग्राम हेचोत्तर संस्थाम, और आगे कह रहे हैं और समागमा अर्थात चंद्रेण सहिता बलि नहीं। जैसे चंद्रमा के साथ में भौम बैठ गया तो भौम को बलवान, बलि हो जाएगा। चंद्रमा के साथ में बुध बैठ गया, वो भी बलवान होगा बुध। बृहस्पति बैठ गया तो बृहस्पति को बल मिलेगा, टॉनिक मिलेगा उसको बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि वो रस का कारक है ना, रस तो उसको मिल जाता है। तो इस तरह से वक्री होने पर ग्रह बलवान होंगे और चेष्टा बलि कहलाएंगे। और समागम चंद्रमा के साथ में बैठने पर भी शेष ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बलि बलवान होते हैं। और विपुल करायुधि, विपुल कर अत्यंत बिल्कुल अधिक किरण वाले होने पर, कहने का मतलब जो अत्यधिक किरण से युक्त नहीं होते हैं, बिल्कुल अपने यौवन अवस्था का ग्रह हो, युवा अवस्था नहीं होता है, बालादि अवस्था होते हैं, उनमें भी युवा अवस्था का ग्रह हो। अब विपुल करण ग्रह का मतलब सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह को हम लोग आत्मा कारक मान लेते हैं। यद्यपि वह या तो मृतावस्था का होगा या तो बिल्कुल बाला अवस्था का होगा, अवस्था के क्रम से अगर देखेंगे तो, किंतु फिर भी अधिक किरण वाला जो ग्रह होता है वह भी चेष्टा बलि कहलाता है, भले बाला अवस्था का हो, भले मृतावस्था का क्यों ना हो। ठीक है ना, विपुल कर अत्यंत किरण, बहुत ज्यादा किरण से जो ग्रह युक्त हो, जो ग्रह हो ज्यादा किरण से युक्त वाला, वह भी ग्रह चेष्टा बलि होगा, ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, युद्ध के समय में एक बात ध्यान रखना आप लोग, सूर्य के साथ में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वो तो दग्ध कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल दग्ध हो गया या बिल्कुल अस्त हो गया कहेंगे उसको, हत हो गया, दग्ध हो गया या अस्त हो गया कहेंगे उसको। लेकिन चंद्रमा के साथ में यही भौमादि 5 ग्रह यदि बैठ जाए तो उसको समागम से युक्त ग्रह कहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आज का। किंतु यही ग्रह यदि परस्पर में यदि बैठ जाए अपने में, तब सूर्य के साथ में होने पर तो अस्त होंगे, चंद्रमा के साथ में होंगे तो समागमी ग्रह कहलाएंगे। किंतु यदि अपने में यदि परस्पर में साथ बैठ जाए तो युद्धावस्था में ग्रह कहेंगे, परस्पर फाइटिंग कर रहे हैं ग्रह। ठीक है, लड़ रहे हैं, क्यों? दोनों एक ही ट्रैक में आ गए हैं। जैसे भौम और बुध हो, ये दोनों बिल्कुल भिड़ रहे हैं। बुध और बृहस्पति हो, ये भी बिल्कुल युद्धावस्था के ग्रह कहेंगे। ठीक है, शनिश्चर शुक्र हो तब भी भले परस्पर में मित्र हो, फिर भी युद्ध अवस्था में, किंतु उन दोनों में बलवान कौन होगा? आप मान लो मित्र हैं दोनों, शनिश्चर और वो। तो कह रहे उत्तर संस्था जो आगे बढ़ा हुआ हो, अंशादि के क्रम से जो आगे का निकला हुआ ग्रह है वह चेष्टा बलि होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो आगे निकल करके गया हुआ ग्रह हो वह बलवान होता है युद्ध अवस्था में। जो आप उत्तर की तरफ रहने वाला जो ग्रह होगा, आगे बढ़ करके जो गया हुआ ग्रह होगा,
विपुल कर से युक्त जो ग्रह होगा वही बलवान होगा, अपने से पीछे वाले को दबा देगा। ठीक है, वही चेष्टा बली कहलाएगा। जैसे भौम और बुध हैं, अब यदि बुध का ज्यादा अंश है तो बुध बलवान कहलाएगा, चेष्टा बली कहलाएगा। यदि भौम का ज्यादा अंश है इन दोनों में तो भौम ही चेष्टा बली कहलाएगा। ठीक है, चेष्टित वीर्य युता परिकल्प्या, इस तरह से चेष्टा बल कहा जाएगा। उत्तर संस्था चेष्टित। ठीक है, इस प्रकार से वीर्य युता परिकल्प्या, ये सब वीर्य से पराक्रम से युक्त हैं, ऐसा परिकल्पना किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर सबके सब, देखिए एक बात और बता देते हैं, सबके सब ग्रह तो जो हैं उत्तर बिल्कुल उत्तर की तरफ आगे की ओर बढ़े हुए, परस्पर में जो आगे की ओर बढ़े हुए ग्रह बलवान होंगे, ये तो बता दिया। लेकिन कहीं कहीं पर किसी आचार्य का भी मत है कि जो है शुक्र जो है वह दक्षिण दिशा में भी रहे तब भी बलवान होगा। दक्षिण दिशा का मतलब है यदि ज्यादा रश्मि वाला हो बृहस्पति शुक्र, विपुल रश्मि विपुल कर से युक्त हो, अत्यंत विपुल रश्मि से युक्त हो, तो दक्षिण दिशा में रहने पर भी, इसलिए कहा एक पुलिसाचार्य का मत दिया है आप लोगों को, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सर्वे जैन उदक स्था, अर्थात उत्तर दिशा में सबके सब विजय से युक्त ग्रह होते हैं, चेष्टावली होते हैं, किंतु दक्षिण दिक्स्थो जयी शुक्र, दक्षिण दिशा में रहने पर भी शुक्र जो है वो बलवान होता है। ठीक है, इस तरह से बता दिया। ठीक है, आगे ये चेष्टाबल आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब जिनको समझ में नहीं आया वे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो फिर हम उत्तर वहां पर प्रदान करेंगे, सबको अपने शंका का निराकरण कर सकते हैं इस तरह से। आगे अब 21वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय का यहाँ समापन भी होगा इसी श्लोक के साथ में, और आज का पाठ यहीं पर भी हम विराम करेंगे। तो ये 21वें नंबर का श्लोक, इसमें काल बल को बताया है, और बिल्कुल अंत में जाकर के, अंत के पाद में, 4 पाद का यह श्लोक है, मालिनी छंद में प्रस्तुत है। अंतिम पाद में जाकर के वह नैसर्गिक बलाबल का भी निरूपण किया है। यद्यपि 4 प्रकार के बल का यहाँ निरूपण किया, स्थान बल, अधिक बल, चेष्टा बल और यह जो है काल बल, 4 प्रकार का बल का निरूपण किया। एक और बल होता है वो उसको बोलते हैं नैसर्गिक बल। स्वाभाविक रूप से, भाई स्वाभाविक रूप से सप्त ग्रहों में से, क्योंकि राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, तो 7 ग्रहों में से सबसे बलवान ग्रह कौन है, सबसे निर्बल ग्रह कौन है, एक स्वाभाविक रूप से इसका भी निर्धारण होगा ये स्वाभाविक बल में, उसको बोलेंगे स्वाभाविक बल। ठीक है, उसका भी यहाँ निरूपण क्या है अंतिम 4th पाद में। तो हम लोग आगे प्रथम शुरुआत से इस श्लोक को समझते हैं और काल बल को भी समझने का प्रयास करेंगे। इस 21वां श्लोक प्रस्तुत है आपके समक्ष में, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। निशि शशि कुज सौराः सर्वदा ग्योन्हि चान्ये, बहुलसित गतास्यु क्रूर सौम्याः क्रमेण, द्वयन दिवस होरा मासपैः कालवीर्यं, स्वरुभुगुषु च साध्या वृद्धितो वीर्यवन्तः। बड़ा इसमें पर्यायवाचक नाम बहुत से आते हैं, और सिंबल की तरह एक एक, जैसे शनि को कहना होगा तो स कहेंगे, रु का मतलब रुधिरम भौम, इस तरह से। ठीक है, तो निशि शशि कुज सौराः सर्वदा ग्योन्हि चान्ये, बहुलसित गतास्युः क्रूर सौम्याः क्रमेण, द्वयन दिवस होरा मासपैः कालवीर्यं, स्वरुभुगुषु च साध्या वृद्धितो वीर्यवन्तः। करें निशि रात्रि में बलवान होते हैं, रात्रि काल में बलवान होते हैं कौन, शशि कुज सौराः। देखो शशि मतलब चंद्रमा, शशि कुज सौराः निशि रात्रि के समय में बलवान होते हैं, और ज्ञ बुध सर्वदा, ज्ञ बुध सर्वदा का मतलब है सदैव, चाहे रात्रि में हो चाहे दिन में हो बलवान होगा। चंद्रमा मंगल शनिश्चर, सौर मतलब शनिश्चर, तो चंद्रमा मंगल और शनिश्चर तो रात्रि के समय में बलवान होते हैं। तो अगर इनको कुछ कांड कराना हो ग्रहों को तो रात्रि काल में ही कराते हैं, ध्यान रखना। चंद्रमा को मारना हो, चंद्रमा को, मंगल को मारना हो किसी को, और शनिश्चर को मारना हो तो रात्रि के समय, ठीक है, मारेंगे।
या कुछ देना भी होगा तो रात्रि के समय। तो रात्रि में ये लोग काल बली है ना, तो अपने काल, जिस काल के बली ग्रह, जो काल का ग्रह, मतलब जिस काल में जो ग्रह बली होते हैं, बलवान होते हैं, ध्यान ध्यान से सुनिएगा फिर, मतलब जिस काल में जो ग्रह बली होते हैं, बलवान होते हैं, उन ग्रहों को यदि कोई कांड कराना है, घटना घटित कराना हो, तो वो उसी काल में, अपने काल में ले जाके करेंगे, है कि नहीं? अरे आपको कुछ काम करना होगा तो अपने ड्यूटी के समय में ना करेंगे, अपने अनुकूल समय में करेंगे कि नहीं? जिस समय के आप मालिक हैं उस समय में ना करेंगे। जिस समय में आपको चार्ज दिया रहेगा तो अपने चार्ज के समय में ना अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? तो ये ग्रह तो रात्रि दिन बलवान नहीं है, दिन के बलवान नहीं है, रात्रि के बलवान ग्रह हैं। तो रात्रि बल होने के कारण से रात्रि काल के बली है, इसलिए काल बल कहा। और सर्वदा ज्ञ बुध जो है दिन रात सब जगह हमेशा बलवान है, दिन रात सब हमेशा काम करा सकता है। अन्नी चान्नी, अन्नी ग्रह अन्नी अर्थात दिवसे बलवंतो भवंती, ठीक है ना? अन्य ग्रह जो है दिन के समय में बलवान होते हैं, बलवान होते हैं। अन्य ग्रह कौन कौन बच गया? सूर्य बच गया, बुध तो हो ही गया, बृहस्पति और शुक्र। सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, ये तीन ग्रह जो हैं ये दिन में बलवान होंगे। अब अन्य परे रवि गुरु सीता अन्नी दिने बलिनो भवंती, हो गया, दिन के समय में बलवान होते हैं। और आगे कह रहे हैं बहुल शीतगतास्यु क्रूर सौम्या क्रमेण। अब तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, दिन में घटना घटित होगा या रात्रि में, लेकिन कौन से पक्ष में ये तो नहीं समझ में आया। भाई पूर्व में एक बार आ चुका है ना भाई, कौन दिन, वर्ष का अधिपति, मास का अधिपति, अयन का अधिपति, दिन का अधिपति, सब आ चुका है ना ग्रह, सप्त ग्रहों के निमित्त बताया जा चुका है। उसको भी यहाँ पर ला करके मिलाएंगे आप लोग फलित करते समय, तब जाकर के आप लोग सटीक बिल्कुल फलित करने में समर्थशाली होंगे। एकदम कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बिल्कुल घटा लीजिए एकदम। केवल इस श्लोक को याद करिए, एकदम चिंतन मनन कर करके घटाइए, फिर देखिए फलित में कैसे बिल्कुल आप सिद्धस्त होंगे। केवल सुनने से और केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको हृदयंगम करके उसको प्रैक्टिकल घटाना पड़ेगा, तब जाके होगा। ज्योतिष में बिल्कुल घटेगा नहीं ग्रह, कुछ भी तो नहीं होगा। तो बहुला शीत, बहुल कहते हैं कृष्ण पक्षे, बहुला पक्ष का मतलब है कृष्ण पक्षे। कृष्ण पक्ष में तो क्रूर ग्रह बलिनो भवंती, क्रूर ग्रह बलवान होंगे। क्रूर ग्रह मतलब सूर्य, भौम और पाप चंद्रमा भी होता है, ध्यान रखना। और पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ बुध भी क्रूर ही होगा, पाप ही होगा, वह भी कृष्ण पक्ष में बलवान होगा, ध्यान रखना। और शनिश्चर भी कृष्ण पक्ष में बलवान होगा। किंतु शीतगता अर्थात शीत का मतलब है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में बलवान होगा कौन? सौम्या ग्रह शुक्ल पक्षे बलवंतु बलिनो भवंती, बलवान होते हैं। अब शुभ ग्रह कौन कौन? नैसर्गिक शुभ तो हो गए बृहस्पति और शुक्र। अन्य जो है बलि यदि पूर्ण चंद्रमा होगा अर्थात बिल्कुल बलवान चंद्रमा होगा, अर्थात बिल्कुल 8 अंश से ऊपर का चंद्रमा, ठीक है। 16 अंश होते हैं चंद्रमा के, तो 16 कलाओं का चंद्रमा होता है, तो 8 अंश से ऊपर का चंद्रमा होगा तो बलवान होगा। और शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ बुध हो, या तो फिर अपने अकेला बैठा हुआ बुध हो, तो वह भी शुभ होगा, तो इसलिए वह भी शुक्ल पक्ष में कार्य कराएगा, जो भी कराएगा, ठीक है। इस तरह से क्रमेण, क्रम से लगाना, इसको बोलते हैं काल बल। यह भी काल बल, इस काल में बलवान होते हैं। क्रूर और सौम्य ग्रह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्रमशः बलवान होते हैं, यही इस पाद का अर्थ हो गया। ये भी काल बल हो गया। अब आगे कह रहे हैं द्वयन, द्वयन का मतलब है द्विअयन। दो अयन कहाँ रहते हैं? वर्ष में रहते हैं कि नहीं, वर्षाधिपति। मतलब जो ग्रह जिस वर्ष का अधिपति हो, उस वर्ष का अधिपति ग्रह उस अपने वर्ष में घटना करा देता है। जैसे सूर्य को कुछ घटना कराना है, उसका चल रहा है 6 साल का पीरियड, उस 6 साल में उस 6 साल के अंदर में किसी 6 साल के अंदर में किसी यदि वर्ष का किसी साल का यदि वह अधिपति बन जाए, अर्थात नहीं होता है वर्षाधिपति ग्रह, राजा और मंत्री नहीं होते पंचांग में लिखे हुए, इसका भी ये काम है। देखिए काम आ गया ना। यदि वर्षाधिपति जो ग्रह हो, तो वह ग्रह भी वह उस साल भर के लिए बलवान होता है। क्यों? उस साल के लिए उसको इंचार्ज मिल गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो सूर्य किसी के कुंडली में मजबूत है,
और उस वर्ष का अधिपति सूर्य हो गया तो उस साल उसका खूब लाभ कराएगा, समझे। और शनिश्चर वर्षाधिपति हो गया और उस साल जो है शनिश्चर बिल्कुल वर्षाधिपति है और कुंडली में शनिश्चर अच्छा है तो लाभ कराएगा। यदि शनिश्चर खराब हो तो वर्षाधिपति हो गया ना, जितना खराब कराना है उसी, जितना दुर्गति कराना है उसी साल करा देगा, ये भी ध्यान रखना, समझे। क्योंकि वर्षाधिपति जो है वो बलवान होता है। अगर अच्छा फल देने वाला ग्रह होगा तब तो अच्छा ही वाला खूब देगा, खोल करके जी खोल करके। यदि बुरा फल देने वाला अगर बन करके बैठा है कुंडली में तो वही सूर्य है या वही शनि है, किंतु किसी के लिए वो साल बड़ा सुपर जाता है और किसी के लिए वही साल बड़ा खतरनाक खराब जाता है। क्यों? क्योंकि कुंडली में कोई अच्छी पोजीशन में किसी के लिए वही ग्रह और किसी के लिए वही ग्रह खराब पोजीशन में। तो इस तरह से ये कालबल भी हो गया। द्वयन का मतलब है जिस वर्ष का जो अधिपति ग्रह हो, और दिवस जिस दिन का जो ग्रह स्वामी है उस दिन के में वो भी ग्रह बलवान होता है, ठीक है ना। रविवार सूर्य बलवान, सोमवार चंद्रमा, इस तरह से अपने दिवस में दिवसाधिपति ग्रह बलवान होते हैं, ठीक है। और होरा मासपई ही अपने होरा में जिसके जो होरा हो, जैसे सूर्य और चंद्रमा के, सो होरा में चले जाने पर भी ग्रह जो है ग्रह को कालबल प्राप्त होता है। और मासपई जिस मास के जो अधिपति ग्रह हैं उनको भी अपने महीने में बल प्राप्त होता है। इस तरह से ग्रहों के कालवीर्य, कालवीर्य का मतलब है कालबल प्राप्त होता है। कालबल के बारे में यहाँ पर निरूपण किया गया। नैसर्गिक बल के बारे में यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति में हमने कहा ही था। स का मतलब है सबसे बिल्कुल निर्बल ग्रह शनि है, उससे बलवान रु मतलब मंगल है, उससे बलवान बुध है, उससे बलवान बृहस्पति है, उससे बलवान शुक्र है, बृहस्पति से भी बलवान देखिए, और शुक्र से भी बलवान चंद्रमा, और चंद्रमा से भी बलवान स का मतलब है सूर्य। सुआद्या साध्या, स्वाद्या होना चाहिए था, ठीक है, सूर्य। तो इसलिए ग्रहों का राजा कहा सूर्य को, क्योंकि सबसे बलवान ग्रह सूर्य होता है। शनि सबसे निर्बल होता है। शनि और भौम में भौम बलवान, शनि भौम और बुध में बुध बलवान, शनि बुध गुरु में, शनि मंगल बुध गुरु में गुरु बलवान, शनि मंगल बुध गुरु शुक्र में शुक्र बलवान, शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्रमा में चंद्रमा बलवान, और सब ग्रहों में सूर्य बलवान। इस तरह से वृद्धितः एक से अधिक बलवान क्रमशः सबके सब होंगे। इसको बोलते हैं नैसर्गिक बल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 प्रकार के बलों के बारे में अभी समझा। 5 प्रकार के बल कौन कौन से हैं? स्थान बल, दिग्बल, ठीक है। स्थान और दिग्बल समझा था हमने 19वें श्लोक में, और 20वें नंबर के श्लोक में चेष्टा बल को हमने समझा, और 21वें नंबर के श्लोक में हमने कालबल और नैसर्गिक बल को हमने समझा। तो आज का पाठ इसी के साथ में विराम। यदि श्री वराह मिहिराचार्य प्रणीते बृहत जातके ग्रह योनि प्रभेद अध्याय द्वितीय अर्थात दूसरा अध्याय द्वितीयोध्याय